हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग पहले इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में इसमें जो टॉपिक आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्यों पढ़ा जाता है, जब हम लोग क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में है, जैसे हेलो अल्केन हो गया, हेलो अरीन और एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब पढ़ते हैं तो इसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो हम लोग को समझ में नहीं आता है। हम लोग जो नेम रिएक्शन होता है उसको तो मान लीजिए पढ़ लेते हैं, उसको रट लेते हैं, पर उसकी जो क्रिया विधि होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, वो सब हम लोग को नहीं आता है, क्योंकि हम लोग का बेसिक कमज़ोर रहता है, जो कि बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इसके बाद हम लोग आईपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस यही है कि अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आ रहा है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म या क्रिया विधि भी अच्छे से आएगा। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो पहले हम लोग देखेंगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। और इंट्रोडक्शन में जो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट क्वेश्चन आता है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या और हम लोग इससे पढ़ते क्यों हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली होता है जो केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग ज़्यादातर कार्बन की जो कंपाउंड होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और इससे जो बनता है कंपाउंड उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है साइंस की वह शाखा है जिसमें हम लोग कार्बन के बारे में इसके बनने वाला कंपाउंड पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग कंपाउंड की, जैसे कि होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो है कार्बनिक कंपाउंड का नाम है, ये कोई साइंस की ब्रांच नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है, विटामिन सी में होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होता होगी हम लोग जब आएंगे इसके उस बायोमॉलिक्यूल्स में, तो बायोमॉलिक्यूल्स में एस्कॉर्बिक एसिड दिया है, वहाँ पर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और हो गया स्क्वायरिक एसिड। और जैसे कुछ कंपाउंड है HZT, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या आता है, एड्स की जो बीमारी होती है उसमें उपयोग किया जाता है। HIV की जो वायरस होती है उसको मारने के लिए HZ की इस प्रकार उपयोग होता है। जैसे पेनिसिलिन भी होता है और आदि बहुत से कंपाउंड है जो कि हम लोग के शरीर में भी पाए जाते हैं, जैसे ऑर्गन्स हो गए, और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो अब लोग इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ें। तो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे कि जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, उसकी संकरण क्या होती है। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल को हम लोग उसके ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है तो एक बहुत ही अच्छा नियम जो केमिकल बॉन्डिंग में दिया गया है VSPER थ्योरी, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। उसके अनुसार जो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है किसी भी कंपाउंड की, बहुत अच्छे तरह से डिपिक्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर PCl5 हो गया फॉर एग्जांपल, तो इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो हम लोग इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाते हैं। और जो इस प्रकार बनता है, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये दोनों बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। और क्यों होता है ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, जो एक अभी बताए हैं VSE वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में होता है। इसके द्वारा इसकी स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। और इसकी इस समय जो sp3d2 3 2 5 सॉरी sp3d1, इसकी जो इस समय संकरण है sp3d1 है। और ये जो आता है VSEPR थ्योरी से ही हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो सब हम लोग डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस शॉर्ट ट्रिक ले लेते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का कोई अगर हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर पूछ दे ताकि हम लोग उसको हल कर पाएँ। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है, पहले हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस के फ्री लोन पेयर। क्या फाइंड करेंगे, पहले हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उस मालिक जो हमको कंपाउंड दिया रहेगा उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। अगर यह हम लोग को अगर 2 दे रहा है तो जो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो हम लोग का होगा वो होगा sp। और sp क्यों होगा, सब हम लोग इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। और यहाँ पर केवल ट्रिक बता रहे हैं हम लोग। अगर यही जो हम लोग दिए हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, इसका समेशन अगर क्या आए 3 आए, ठीक उसी प्रकार 4 आए, तो हम लोग 5 आए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 आएगा तो sp2 हो जाएगा, और 4 आएगा तो sp3 हो जाएगा, अगर 5 आएगा तो sp3d हो जाएगा। ठीक है। और d ऑर्बिटल कैसे हाइब्रिडाइजेशन में आता है, किस प्रकार आता है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो हम लोग को अगर कोई पूछ दिया हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो एक सिंपल ट्रिक है, अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर 2 आए तो sp, 3 आए तो sp2, और 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d। ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। और चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं कंपाउंड को लेकर, यानी प्रैक्टिस। तो मान लीजिए एग्जाम्पल 1 है, ये कंपाउंड है, बेंजीन से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
number of pi bond X and number of sp2 कार्बन इज इक्वल टू y है, देन फाइंड x प्लस y। तो हम लोग को क्या बताना है, ये जो बेंजीन दिया है इसमें जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो x है, और जो नंबर ऑफ sp2 कार्बन उसमें है वो y है। तो हम लोग को x प्लस y का सम निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहता है, तो ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम लोग को इसमें देखेंगे कितने इसकी ये फार्मूला होता है, C6H6 इसका फार्मूला होता है, और स्ट्रक्चर ये है। तो इसमें क्या होगा कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो इसमें पहले देखेंगे पाई बॉन्ड कितना है। तो पाई बॉन्ड मतलब जो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पे देख लीजिए डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड है तो वो केवल सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो इसमें हो गया कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड हो गया, एक यहाँ एक यहाँ, यानी 3 पाई बॉन्ड हो गया। तो हम लोग का x का मान क्या आया, x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, sp2 कार्बन। तो यहाँ देखिए अगर इस ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो जो कार्बन 1 है यहाँ देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि कार्बन 1 में क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस, अब लोन पेयर देखेंगे तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, यानी 0 लोन पेयर, और फ्री लोन पेयर है हम लोग लेते हैं तो जो है लोन पेयर 0 है। तो क्या आया, 3 आया। इसका मतलब sp2 संकरण होगा। तो sp2 कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे कार्बन 1 की कितनी sp2 संकरण है। ठीक है, इसका भी sp2 होगा, इसका भी, यानी जो 6 कार्बन है वो सब sp2 होंगे। तो नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने हैं, 6 है, यानी कि यही y का मान है। तो हम लोग को x प्लस वाई का मान क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 प्लस 3 यानी कि 9। और दूसरा कंपाउंड है, दूसरा एग्जांपल, ये है NH2, इसे अमाइड ग्रुप में सम्मिलित रहता है। इसको हम लोग जब IPSC में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इसके एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। तो इसमें हम लोग को क्या बताना है, sp2 नंबर ऑफ क्या बताना है, इफ गिवन कंपाउंड नंबर ऑफ sp2 एटम is equal to x and number of carbon
इज इक्वल टू वाई, देन फाइंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या करेंगे, पहले sp2 एटम यहाँ पे दिया, यहाँ पे कार्बन मत समझिएगा, यहाँ पे एटम दिया, यानी कि इसमें जितने भी एटम लगे हैं उन सब की क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अगर sp2 होगा तो जितने होंगे वो x के बराबर होंगे। तो इसमें देखिए एक कार्बन 2 3 4 5 6, यानी कि y का मान क्या आया, 6 आ गया। और हम लोग को क्या कितने एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे जब हम लोग बेंजीन में देखे तो 6 कार्बन sp2 थे, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन sp2 हो गया। और यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की बात करें हम लोग तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो नाइट्रोजन में हम लोग देखेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। तो यहाँ पे फ्री लोन पेयर देखिए, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये क्या है, इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन में है। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फ्री नहीं है, यानी कि ये किसी को डोनेट नहीं कर सकता, ये फ्री नहीं है, ये इसके साथ रेजोनेंस में है। तो हम लोग ये फ्री नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जो फ्री लोन पेयर है वो भी 0 है। तो यहाँ पे 3 आ गया, मतलब sp2 संकरण होगा। अगर ये रेजोनेंस में नहीं होता, अगर ये जो लोन पेयर है मान लीजिए अगर रेजोनेंस में नहीं होता तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड होता और एक लोन पेयर sp3, यानी कि 4 आ जाता समेसन, और 4 की वजह से sp3 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है इसलिए sp2 है। तो यक्स का मान जो है 6 कार्बन sp2 थे और एक नाइट्रोजन sp2 है, तो हम लोग का 7 आ गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, x का मान y का मान 6 है और यहाँ पे y का मान 6 हो गया और x का मान 7, टोटल 13 हो गया। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो ये रहा कंपाउंड। तो हम लोग को इसमें क्या बताना है, इन द गिवन कंपाउंड इफ नंबर ऑफ लोन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ sp2 कार्बन इज इक्वल टू y, देन फाइंड x प्लस वाई। तो इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की संख्या x और नंबर ऑफ sp2 कार्बन इज इक्वल टू y। तो x प्लस वाई का मान निकालना है। तो आइए हम लोग x का मान निकालते हैं। x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर।
तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होगा। अब ये फ्री है कि नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग क्या लेना है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, वो फ्री हो चाहे ना हो। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ये वाला फ्री नहीं, इसके साथ रेजोनेंस में है, तो हम लोग को फ्री से मतलब नहीं है, हम लोग को रेजोनेंस में है या नहीं उससे मतलब नहीं, टोटल हम लोग को इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बताना है। तो x का मान जो होगा, देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 हो गया और ये 2 ये 3 ये 4, तो x का मान 4 आ गया। और इसी प्रकार हम लोग को क्या कार्बन की मतलब बताना है, कितने कार्बन है, जो sp2 है, ऑक्सीजन को इसमें नहीं निकालना है। तो इस कार्बन को देखेंगे तो ये क्या है, sp3 है, और यहाँ पे भी sp3, ये भी sp3, ये भी। और इसमें एक नोट यहाँ पे लिख लीजिए, इफ कार्बन इज बॉन्डेड डबल बॉन्ड देन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2। अगर कोई भी कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्डेड है, तो वो हमेशा क्या होता है, sp2 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, 6 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पे जो sp2 कार्बन होंगे की संख्या होगी वो 6 है। तो y का मान क्या आएगा, y का मान हम लोग के पास 6 आएगा। तो यहाँ से समेशन हो जाएगा x प्लस y का मान, x प्लस वाई के बाद लड़ने लग गए। परामर्शदाता का मतलब नहीं बता सके। कमरे में एक घरचा चलाकर कपड़ा बुन रहा था।
कमाई अरे कमाई लाइन का हमरे घरे का कमाई सॉरी फ्रेंड्स, बीच में लाइट चली गई थी। तो आइए हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग का जो x का मान है वो 4 है और y का मान 6 है। तो 4 + 6 = 10। ठीक है, बीच में लाइट कट गई थी, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अब हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे, आगे टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद है हम लोग जो 3D में स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर इन 3D, हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर इन 3D। तो जैसा एग्जाम्पल में आप लोग बहुत से कंपाउंड देखे होंगे जो इस प्रकार दिखाया रहता है, इसको इस प्रकार कर देंगे। कुछ यहाँ पे मान लीजिए ब्रोमीन जोड़ देते हैं और यहाँ पे इसको इस प्रकार मान लीजिए क्लोरीन है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की मतलब क्या होता है। तो इसकी जो नियम है बनाने की, पहले जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन represent a bond in the plane। ये जो आपको सॉलिड दिख रहा है, ये वाला सॉलिड, ये जो है, ये जो हम लोग को दिखता है, वो जो इसका ये डोनेशन जो है, सॉरी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये जो प्लेन है इसी में ये रहता है, इसी प्लेन में ही रहता है। और वेज लाइन represent a bond ये जो है इसे वेज कहते हैं। ये जो वेज लाइन है ये क्या होता है, प्लेन से दूर रहता है। ठीक है, ये जो वेज लाइन है ये हम लोग को प्लेन के बाहर वाला दिखता है, यानी बिहाइंड, रिप्रेजेंट अ बॉन्ड विच बिहाइंड द प्लेन। ये जो है वेज लाइन, ये क्या करता है, हम लोग को प्लेन के बाहर जो बॉन्ड है उसको डिनोट करता है। सॉलिड वेज लाइन ये वाला बिहाइंड द प्लेन होता है, ये फ्रंट प्लेन के क्या होता है, आउटसाइड या फ्रंट प्लेन के फ्रंट साइड होता है विच इज फ्रंट साइड ऑफ प्लेन। ठीक है, तो ये जो सॉलिड, पहला सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन क्या होता है, इसी प्लेन में रहता है।
और जो वेज लाइन है वो बिहाइंड द प्लेन होता है, और ये जो सॉलिड वेज लाइन है वो फ्रंट द प्लेन होता है। जैसे अदर एग्जांपल में बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, और हम लोग इस प्रकार डिनोट करते हैं इसको सॉलिड रखते हैं और ये वाला वेज रखते हैं। तो जो सॉलिड वेज है वो फ्रंट द प्लेन होता है, और ये जो वेज लाइन केवल है वो बिहाइंड द प्लेन होता है। यहाँ पे कोई एटम जुड़ा रहता है, ठीक है। तो जो 3D में स्ट्रक्चर है और इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो यही इसका जो है पूरा मतलब होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, राइटिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो तीन टाइप के जनरली होते हैं। पहला बॉन्ड लाइन फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला, और तीसरा है कंडेंस्ड ठीक है। ये तीन प्रकार की स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है। तो पहला हम लोग बॉन्ड लाइन देखें। बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो इसमें जो सॉलिड लाइन अभी हम जो पीछे गए थे वही इसी प्रकार देखिए, इस प्रकार इसको स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है। पहला, एट एवरी कॉर्नर प्रेजेंट अ कार्बन, ठीक है। हर एक कॉर्नर पे क्या होता है, एक कार्बन होता है। अदरवाइज अगर कोई अन्य कंपाउंड है, अदरवाइज इफ अदर कंपाउंड प्रेजेंट देन, इसको क्या करते हैं, अगर अदर कंपाउंड है कार्बन से तो वहां पे इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड, ठीक है। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल अलग से ले, मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। तो कार्बन है तो मान लीजिए हर एक कॉर्नर पे कार्बन है, उसको यहाँ पे है। अगर कार्बन के अलावा कोई कंपाउंड आया जिसे हेटेरो एटम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं। हेटेरो एटम क्या होता है, हेटेरो एटम का मतलब अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन हो गया, सल्फर आ गया। तो इस सब को ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेटेरो एटम बोलते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है। एट कॉर्नर और जो इंड है यहाँ पे भी क्या होते हैं, कार्बन ही होते हैं। अगर अन्य कंपाउंड हुए तो उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा पहला पॉइंट। और ऑल वैलेंसी ऑफ
कार्बन फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन। यहाँ पे सभी कार्बन क्या होते हैं, फुलफिल्ड बाय कार्बन एंड अदर हाइड्रोजन एंड अदर कार्बन। ठीक है, otherwise if another compound present, another atom present then must be denoted। यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ कार्बन ले तो जो कार्बन की चारों वैलेंसी होता है यहाँ पे हाइड्रोजन द्वारा और एक कार्बन द्वारा फुलफिल्ड रहता है। अगर कोई अदर मान लीजिए कंपाउंड आएगा तो उसको डिनोट किया जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल ले, यहाँ पे जो कार्बन है इसकी जो वैलेंसी है चारों, एक देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसे द्वारा फुलफिल्ड किया गया है तो यहाँ पे उसको डिनोट किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार बॉन्ड लाइन फार्मूला को डिनोट करते हैं। तो इसके बाद क्या आता है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या करते हैं, सिंपली मान लीजिए दूसरे की बात करें, दूसरा है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अगर ये है बॉन्ड लाइन फार्मूला तो इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, ये कर देंगे। सॉरी ये देखिए जो है कंडेंस्ड फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला इस प्रकार होगा, ये रहेगा हम लोग का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन है, इस प्रकार होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। और कंडेंस्ड फार्मूला जो है यह है कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, पहले बॉन्ड लाइन फार्मूला ये हो गया। अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला इस रूप में है तो इस रूप का जो होगा वो कंडेंस्ड फार्मूला होगा, इस रूप का जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये रहा, हम लोग इस प्रकार क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला या अदर कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर है बनाते हैं या लिखते हैं। एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर है वो क्लास 11 के पार्ट 2 में दिया गया है। अगर इसकी प्रैक्टिस करना है और अच्छी से थ्योरी पढ़ना है तो उसमें और बेहतरीन दिया गया है। अगर प्रैक्टिस भी करना है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, अभ्यास उसमें अच्छा दिया है। उसमें से मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल तो ले रहेंगे, लेकिन पूरा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बारे में पूरा हम लोग करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग ऐसे करते हैं। दिस कंपाउंड स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस्ड फार्मूला। तो
तो हम लोग को जो ये कंपाउंड दिया है, ये जो दिया है हम लोग को बॉन्ड लाइन फार्मूला में दिया है, ठीक है। बॉन्ड लाइन में दिया है तो हम लोग इसको किस में लिखना है, स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस्ड फार्मूला में। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका पहले हम लोग ये हो गया, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर लिखें तो इसका स्ट्रक्चरल देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और लंबी चेन 1 2 3 4 5 की लंबी चेन है, तो कार्बन 5 कार्बन की लंबी चेन बनाएंगे। 1 2 3 तीसरे कार्बन पे एक और है कार्बन, ये रहा। अब इसकी जो चारों वैलेंसी होता है इस प्रकार लिख लेंगे और देखेंगे किससे, तो आप देखेंगे सभी जो है हाइड्रोजन से फुल फिल्ड है, तो हम लोग हाइड्रोजन लिख देंगे। ये हम लोग का है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब अगर हम लोग को लिखना होगा कंडेंस फार्मूला, तो इसी को हम क्या करेंगे, CH3 CH2 CH और ये CH3 फिर CH2 CH3, ठीक है। ये हम लोग का रहा कंडेंस फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला और ये बॉन्ड लाइन फार्मूला। चलिए हम लोग अपने अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है जैसे कि पोलैरिटी मॉलिक्यूल में कैसे आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ें, तो है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जैसे कि अगर दो कंपाउंड हैं, मान लीजिए दो कंपाउंड है, कार्बन है और ये CH3 CH3, तो ये जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो है इसकी लंबाई ही बॉन्ड लेंथ कहलाता है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है कि इसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी हम लोग देंगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब इस बॉन्ड की कितनी मजबूती है, यानी ये कितना मजबूत बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ ये है। और देखेंगे कि जो हम लोग का अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करें ट्रिपल बॉन्ड, ये जैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3, ठीक है। डबल बॉन्ड ये है हम लोग का डबल बॉन्ड, ठीक है। और एक होता है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड ये रहा। तो हम लोग इसके देखेंगे कि कौन सबसे स्ट्रेंथ है या कौन सबसे पावरफुल है और बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है। तो हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं डिटेल में कि जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होती है, ठीक है। फिर इस डबल बॉन्ड की होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की होती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड is greater than bond length of double bond is greater than ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड की, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि
स्ट्रेंथ किससे पता चलता है कि जिसको तोड़ने के लिए अधिक बल या अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो सबसे मजबूत होता है और सबसे पावरफुल होता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे अधिक एनर्जी लगती है, इसीलिए इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे अधिक है। फिर इसकी स्ट्रेंथ आता है, फिर इसकी स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, इफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज्ड देन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम बॉन्ड की लेंथ बढ़ाएंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ होता है वो घटता जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो हम लोग के पास कंपाउंड दिया है। ठीक है, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ से हम लोग को पता लग जाएगा कि डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों है सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन है हम लोग का sp2 कार्बन है और यहाँ का जो कार्बन है वो sp3 है। यहाँ पे देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड आता है तो sp3 संकरण होगा। तो यहाँ से sp2 संकरण है, यहाँ पे sp3 संकरण है। तो यहाँ पे जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो अधिक है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर लेस है। कैसे, देखिए यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर sp3 लगभग 33% है और यहाँ पे एस का जो कैरेक्टर परसेंटेज है 3:4, यानी कि 100 का अगर 100 में 4 देखेंगे यानी कि 25%। ठीक है, यहाँ पे एस की परसेंटेज कैरेक्टर 25% है और यहाँ पे एस की परसेंटेज कैरेक्टर 33% है। तो sp2 वाले में एस की परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है और sp3 में कम है, जिससे ये बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होता है और इसमें कम। ऐसा क्यों होता है, तो अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएं तो हम लोग देखते हैं कि जो S सेल है, S सब सेल, तो ये जो होता है नाभिक के अधिक पास होता है। जो S सेल है ये नाभिक के करीब होता है। तो इसमें जो क्या होता है, स्क्रीनिंग जो होता है, स्क्रीनिंग हम लोग जब आएंगे चैप्टर पीरियोडिक टेबल नामक पीरियोडिक चैप्टर में तो पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, एस वाले में क्या होता है, नाभिक की ज़्यादा खिंचाव रहता है, यानी कि एस वाले पे जो नाभिक इफेक्ट होता है अधिक होती है। अब यहाँ देखिए एस की परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी ये क्या करेगा, नाभिक के सबसे अधिक होगा यानी पास होता है और इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत अधिक एनर्जी चाहता है। ठीक है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को किस प्रकार इफेक्ट करता है, ये नाभिक के ज़्यादा पास होता है जिससे इसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहता है। इसीलिए इसमें जो sp2 वाले में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इसकी अधिक होती है। तो बिकॉज ऑफ मोर एस कैरेक्टर ऑफ एस परसेंटेज कैरेक्टर the strength of double bond
डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखिए, जो अगर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ परसेंटेज एक्स एज कैरेक्टर मोर देन इट हैज मोर क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी कि जिसके पास एस कैरेक्टर ज़्यादा हुआ उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अधिक होगी। इसी प्रकार अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें हम लोग, तो इसके पास जो होता है हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, क्योंकि दो ही सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है, एस पर परसेंटेज वो 50% होता है, ठीक है। 50% होने के कारण ये और अधिक स्ट्रेंथ में अधिक आ जाता है, इसीलिए इसका सबसे अधिक स्ट्रेंथ होता है, फिर इसके बाद इसका, फिर इसके बाद इसका, ठीक है। ये रहा बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी उसमें क्यों होती है, डाइपोल मोमेंट, और अदर जो काम हम लोग के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।